फिर से एक बार नमस्कार साथियों, मैं हितेश कुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ ट्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए बोर्ड के सामने लेके आता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें क्या है ये लर्न इंग्लिश फ्रॉम ट्रेंडिंग न्यूज। मेरे चैनल का नाम है लर्न विथ ट्रेंड्स और मैं ट्रेंडिंग न्यूज से आपको अंग्रेजी सिखाता हूं और साथ साथ समाज के आसपास की चीजें, घटनाओं से आपको रूबरू कराता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट? आप सब जानते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के शासन तंत्र चलाए जाते हैं। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो राजाओं के द्वारा रूल किए जाते हैं, डिक्टेटर्स के द्वारा रूल किए जाते हैं और अलग अलग प्रकार की चीजों के द्वारा रूल किए जाते हैं। तो इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, मैं आप लोगों को कुछ घटनाओं से मुखातिब कराना चाहता हूं और फिर उन घटनाओं को मैं वर्तमान के अपने इस टॉपिक से जोड़कर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं आपके सामने एक तस्वीर है, इसमें लिखा हुआ है पेपर लीक, देश का भविष्य बर्बाद मत करो, हमें हमारा हक चाहिए। आप देख सकते हैं एक लड़के ने पोस्टर लिया हुआ है, चूंकि ये एआई जनरेटेड है लेकिन सच्चाई है ये। हमें हमारा हक चाहिए, अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश भर में पेपर लीक के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, हर राज्य में गूंजा एक ही नारा, पेपर लीक बंद करो। स्टूडेंट्स डिमांड स्ट्रिक्ट लॉ एंड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। पेपर लीक सीज इंक्रीज, स्टूडेंट लॉस्ट ट्रस्ट इन सिस्टम। पेपर लीक होता है तो एक साथ लाखों और करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन या नौकरी पाने वाले जो छात्र होते हैं उनका जीवन दांव पर लग जाता है। ऐसी ही एक घटना पिछले कुछ महीने से हमारे यहाँ काफी सुर्खियां बटोर रही है, जिसे हम लोग कहते हैं नीट पेपर लीक। इस बार कुछ ऐसा हुआ, या यूं कहिए कि कुछ ऐसी चीजें हुई जो एक के बाद एक होती चली गई और ये सारी चीजें आपस में एक जगह जुट गई और जुटने के बाद एक बहुत बड़े आंदोलन का स्वरूप ले ली। आप सब जानते हैं कि कुछ महीने पहले हमारे सीजेआई, आप देख सकते हैं ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत त्रिपाठी जी, इन्होंने किसी घटना के ऊपर एक अपना व्यंग दिया या यूं कहिए अपनी टिप्पणी की अपना कमेंट दिया कि आजकल के युवा कॉकरोच हो गए हैं। हालांकि उन्होंने ये जो बात बोली थी वो उन लोगों के लिए बोली थी जो कोई काम धंधा नहीं करते, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ आंदोलन पर चलता है। और इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो देश की व्यवस्था को हमेशा प्रॉब्लम में डाल के रखना चाहते हैं। वो चाहे राजनीति से प्रेरित हो या उन्हें दूसरे देशों से फंडिंग मिलती हो, उनका काम बस ये है कि किसी तरह देश में अशांति फैली रहे, अशांति बनी रहे। तो इन्होंने उन्हीं के ऊपर, सभी युवाओं के ऊपर नहीं, इन्होंने कहा कि जो खाली बैठे युवा होते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता है, वो बिल्कुल कॉकरोच की तरह होते हैं। तो हो सकता है कि इनका कहने का जो तरीका था वो गलत हो या इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया गया वो गलत हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मंशा गलत नहीं थी। इन्होंने उन युवाओं के बारे में ऐसा कहा था जिनको कोई काम धाम नहीं है। लेकिन मान लीजिए, चलिए कि इन्होंने सभी युवाओं को कहा था और इन्होंने ये जो शब्द प्रयोग किया था, संभवतः इन्होंने उसके लिए अपोलोजाइज भी किया कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं सारे युवाओं को कॉकरोच कहूं। लेकिन देखिए कितना अपॉर्चुनिटी, अवसर का लाभ उठाना, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अवसर का लाभ उठाना किसे कहा जाता है, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। दूर अमेरिका में बैठा एक व्यक्ति जो संभवतः भारत का ही है, भारत के किस राज्य का है ये नहीं पता, लेकिन उस व्यक्ति ने इस शब्द को, इस वर्ड को बहुत अच्छे से कैच किया और उसने इंस्टाग्राम पर एक चैनल बना लिया, कॉकरोच जनता पार्टी। अब जरा सोचिए कितना बायसनेस है। कॉकरोच जनता पार्टी ही क्यों, कॉकरोच पार्टी क्यों नहीं, इसमें जनता क्यों लगाया गया? सारी जनता को तो इन्होंने कॉकरोच कहा नहीं था, लेकिन नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच कांग्रेस पार्टी रखा जा सकता था, कॉकरोच लेफ्ट पार्टी रखा जाता था, कॉकरोच आम आदमी पार्टी रखा जा सकता था, केवल कॉकरोच पार्टी रखा जा सकता था, लेकिन नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। आप समझ सकते हैं हमारे देश की अभी जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके नाम से मैच करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी नाम रखा गया। अब आप जरा सोचिए, यहां पर एक जनता पार्टी का आपने देखा होगा बहुत सालों पहले, जयप्रकाश नारायण, जो कि हमारे बिहार के थे और उन्होंने बहुत बड़ा छात्र आंदोलन ऑर्गेनाइज किया था और इतना बड़ा आंदोलन था कि इंदिरा गांधी की कुर्सी तक चली गई थी। तो इन्होंने एक शब्द बोला, देखिए, आर स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट कॉकरोचेस। तो इसके ऊपर एक सवाल उठा कि क्या गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाला हर आम आदमी कॉकरोच है? और यहीं से एक नई पार्टी, एक नई विचारधारा ने जन्म ले लिया। हालांकि जमीन पर
या चुनाव लड़ने वाले स्तर पर अभी उस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन फिर भी कॉकरोच जनता पार्टी अस्तित्व में आ गई सिर्फ एक रिमार्क, और उस रिमार्क ने एक इंस्टाग्राम चैनल, और एक इंस्टाग्राम चैनल के बाद एक पार्टी का रूप ले लिया, और इस पार्टी ने एकदम मौके को भुनाते हुए नीट पेपर लीक का मुद्दा अपने हाथों में ले लिया। इसी को कहते हैं कि देखिए अभी मतलब लोहा गर्म था, उसने हथौड़ा मार दिया। क्योंकि देखिए ठीक है, युवाओं में गुस्सा था नौकरी को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, और इसमें गुस्सा होना चाहिए। हमारे देश की स्थिति इतनी खराब होती चली जा रही है कि एसएससी हो या रेलवे हो, कई कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसका फॉर्म आज भरा जाता है, पंचवर्षीय योजनाओं में उसकी परीक्षा होती है, और जब उसकी परीक्षा होती है तो फिर उसके रिजल्ट में बहुत समय आता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आज युवा 200, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा देता है और अगले दिन उसे खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया। अब बताइए कि इतना ट्रेन में इतनी भीड़, बसों में इतनी भीड़, पैदल चलना, धूप में जाना, भूखे प्यासे बच्चे कई किलोमीटर और कई सौ और कई हजार रुपए खर्च करके परीक्षा देने जाए, और अगले दिन जब उसे ये पता चले कि पेपर लीक हो गया है तो उसके साथ क्या बीतेगी। तो हालांकि ये मुद्दा बिल्कुल जायज है और इस पर आंदोलन होना ही चाहिए था, और आंदोलन हुआ भी, लेकिन आंदोलन सिर्फ और सिर्फ नीट केंद्रित होकर रह गया। कॉकरोच जनता पार्टी ने इसको हाईजैक कर लिया, या यूं कहिए कि कई सारे लोगों ने इसको हाईजैक कर लिया, और मुद्दा सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जाके अटक गया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो सारी व्यवस्था, ऐसा था कि जैसे रातों रात उन्होंने इस्तीफा दिया और अगले दिन से सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई। तो ओवरऑल देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता था कि धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा अब दे ही दिया है। हर जगह हल्ला चल रहा है कि शिक्षा नीति में बदलाव हो, परीक्षा नीति में बदलाव हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि युवाओं की ये मांग है और आज की ये जरूरत है कि आज की शिक्षा पद्धति और परीक्षा पद्धति दोनों में बदलाव किया जाए। नहीं तो हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो कहाँ चला जाएगा ये कोई ठीक नहीं है। और आजकल इंटरनेट की दुनिया है, आजकल के बच्चे जिन्हें सोकॉल्ड जेनजी कहा जाता है, उन बच्चों का सारा समय अधिकतर मोबाइल और इंटरनेट पर गुजरता है। आजकल की जो शिक्षा पद्धति है और परीक्षा पद्धति है, इसने इस तरफ बच्चों को ढकेल दिया है कि बच्चे मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और आप उनसे एक क्रिएटिव वर्क की या क्रिएटिव माइंडसेट की अगर आप उम्मीद करते हैं तो ये बेवकूफ़ी है। धरातल पर इस मोबाइल और इस इंटरनेट की दुनिया का कोई विशेष लाभ नजर नहीं आता। पहले बच्चे खेलने के लिए मार खाते थे कि वो दिन भर घरों से बाहर रहते थे, खेलते रहते थे। आज गार्जियन ये सोचते हैं कि किसी तरह मेरा बच्चा घर के बाहर 2 घंटे के लिए चला जाए, बाहर खेल के आ जाए और वो मोबाइल नहीं यूज करे। तो अगर आजकल अगर सबसे बड़ी अगर कमी है तो शिक्षा पद्धति और परीक्षा पद्धति पर है। मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी बनी किस पर, तो इनके बयान पर। एक बयान ने एक पार्टी बना दी, उस पार्टी को एक बहुत बड़ी संजीवनी मिल गई, एक अमृत मिल गया, नीट पेपर लीक। और जब नीट पेपर लीक हुआ तो उसके ऊपर छात्रों का जो गुस्सा था वो तो था ही, उसके ऊपर काफी सारे प्रोटेस्ट आंदोलन हुए। लेकिन दिल्ली का जंतर मंतर जो धरना प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, वहां पे ज्यादातर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। कुछ ही दिनों में उस प्रोटेस्ट में देश के जाने माने शिक्षाविद और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक शामिल हुए। उन्होंने भूख हड़ताल भी की और लगभग 20 से 25 दिनों की उनकी भूख हड़ताल भी संभवतः रंग लेके आई, क्योंकि उनका भी दबाव जब आम जनता तक ये बात पहुंचने लगा कि सोनम वांगचुक ने इतने दिनों से अनशन किया है, कुछ नहीं खाया, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, तो छात्रों और आम लोगों की जो भावनाएं थी वो बहुत तेजी से उनके साथ कनेक्ट हुई। तो मंच कॉकरोच जनता पार्टी का, अनशन कर रहे थे सोनम वांगचुक, मुद्दा था नीट पेपर लीक। लेकिन मामला किस तरफ जाने लगा, धीरे धीरे मामला जाने लगा राजनीति की तरफ। लेफ्ट पार्टियां, आम आदमी पार्टी और भी तमाम पार्टियां धीरे धीरे उस मंच को अपने राजनीति का अड्डा बनाना शुरू किया उन लोगों ने। धीरे धीरे वो सारे लोग वहां जुटने लगे और मुद्दा धीरे धीरे नीट पेपर लीक से हटकर अलग अलग ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद और पता नहीं कौन कौन से नारे लगाए जाने लगे, जिसका विरोध भी कई छात्रों ने किया। जो वास्तविकता में छात्र थे, जिनको वास्तविकता में इस नीट पेपर लीक या तमाम परीक्षाओं के जो पेपर लीक हो रहे हैं उनसे उनको चिंता थी, उन्होंने इसका विरोध भी किया कि हमारे इस मंच को छात्रों के मुद्दे का मंच रहने दिया जाए। अब बात करते हैं असली कि धीरे धीरे ये जो मुद्दा था एकदम से रफ्तार पकड़ने लगा और अचानक से देश के अलग अलग क्षेत्रों से कुछ भावनात्मक युवा और कुछ राजनीति से प्रेरित लोग छात्रों के वेश में दिल्ली पहुंचने लगे। और दिल्ली पहुंचने के बाद अब ये आंदोलन जो शांतिपूर्वक था, जो अभी तक अनशन में था, अब धीरे धीरे उग्र होने लगा।
बच्चों को भी लगा कि शायद हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है, यूं कहिए कि उन्हें यह बताया गया कि आपकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। सामान्य जो मीडिया है, टीवी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो आपकी बातों को नहीं दिखा रहा है। और इसमें कुछ यूट्यूब पर जो मीडिया का काम करते हैं, यूट्यूब चैनल पे जो पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने भी एक अहम भूमिका निभाई, क्योंकि जब मेन स्ट्रीम मीडिया बच्चों के बात को नहीं पहुंचाएगी, प्रधानमंत्री और देश के बड़े बड़े नेताओं तक ये बात नहीं पहुंचेगी, तो फिर जो सेकंड लाइन वाले मीडिया बंधु हैं उन्हें ही ये काम करना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज्यादा अगर चर्चित हुए कोई तो वो थे अभिनव पांडे या इनकी टीम जो न्यूज पिंच के नाम से न्यूज चलाती है। सबसे ज्यादा मुखर होकर इन्होंने बात रखी और पिछले 1 सालों से जब से इन्होंने अपना चैनल बनाया है, मैंने देखा है कि ये हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं। तो इनको भी इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि इन्होंने बच्चों के मांग को उठाया। अब मैं बात करता हूं असली जो अंतिम दिन हुआ, बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। सरकार को इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि बारूद के ढेर पर हम खड़े हैं और एक छोटी सी चिंगारी इस बारूद के ढेर में इतना भयंकर आग लगा सकती थी। आप जानते हैं बांग्लादेश में हुआ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, नेपाल में हुआ जेनजी प्रोटेस्ट, श्रीलंका में हुआ और दुनिया के अलग अलग देशों में इस तरीके की घटनाएं हुई, जहां पर युवा और युवाओं के साथ साथ उग्र प्रदर्शन करने वाले लोग जो देश को तोड़ने का सपना देखते हैं, वो लोग भीड़ के शक्ल में आए और उन्होंने तोड़फोड़ कर दिया। आप सब जानते हैं कि जिस पुलिस वालों के हाथ में डंडा है, हाथों में बंदूक है, वो भी हमारे ही बीच के लोग हैं। वो सरकार के बस आदेश का पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छा है कि वो अपने ही देश के, अपने ही समाज के, अपने ही परिवार के बच्चों के ऊपर लाठियां चलाएं, लेकिन उनकी व्यवस्था है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ता है। तो उन्होंने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन अगर गलती से किसी को ज्यादा चोट लग गई, किसी की जान चली गई, तो इस मुद्दे को इतनी बड़ी हवा मिल जाती कि ये बारूद का ढेर कब का ब्लास्ट कर जाता और आज हमारा देश भी नेपाल और बांग्लादेश की श्रेणी में आके खड़ा हो जाता, जैसा कि कई पश्चिमी देश मतलब चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। टेक्नोलॉजी के मामले में, इकोनॉमी के मामले में या सांस्कृतिक समृद्धि के मामले में भारत की बराबरी बहुत सारे देश नहीं कर सकते। इसलिए उनको इस बात की जलन है और वो चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा किया जाए। इसके लिए पूरी विदेशी फंडिंग की जाती है ताकि देश को अशांत रखा जाए, ताकि हमारा प्रोग्रेस बाधित हो। हमारे देश के जो युवा हैं वो भी लगभग 2 तरीके के हैं। एक जो इस बात को समझता है कि आंदोलन तो सही है, लेकिन आंदोलन की आड़ में ये जो उग्र प्रदर्शन हो रहा है, जो ये देश तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये जो भी नुकसान होगा वो हमारे अपने देश का नुकसान होगा। और जिसने पेड़ लगाया है, जिसने पेड़ को सींचा है, वो पेड़ काटने का काम कभी नहीं करता। लेकिन इसी बीच में कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो राजनीति से प्रेरित हैं या वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए जीते हैं। उन्हें पैसे कहीं से मिल जाए वो पत्थर फेंकेंगे, वो बम फेंकेंगे, वो हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जिससे हमारे देश में अव्यवस्था फैले। और हमारे आसपास के कई देश और पश्चिमी देश जो ये चाहते हैं कि हमारे देश में अशांति हो, हमारे देश में भी इस तरीके की व्यवस्था हो जाए कि वो अपना हावी होकर अपना कंट्रोल हमारे देश के ऊपर कर लें, वो लोग अच्छी खासी फंडिंग करते हैं। तो मीडिया के माध्यम से ये बात साफ साफ पता चली कि हमारे देश के 90% युवा ये नहीं चाहते हैं कि हमारा देश बांग्लादेश बने, नेपाल बने। 10% लोग जरूर हावी थे, जिसके चलते प्रदर्शन उग्र हुआ। अब इन्हीं चीजों को मैं आप लोगों को पहले तो अपना कंक्लूजन बता दूं कि चाहे नीट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, भारत में एक तो ऐसी शिक्षा पद्धति आए जिसमें बच्चे पढ़ने के बाद रोजगार के लायक बने, केवल सरकारी नौकरी नहीं बल्कि रोजगार के लायक बने, स्किलफुल एजुकेशन हो। ये जो स्किल के नाम पर स्कैम चलाए जा रहे हैं, अलग अलग सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो कंप्यूटर सिखाने का हो या किसी भी प्रकार का स्किल सेंटर हो। अगर शायद सबको ये बात पता होगी, कोई खुल के इस बात पर नहीं बोलता कि ये इस सदी का सबसे बड़ा स्कैम है। ये जो स्किल वाली चीजें चलाई जा रही हैं, हजारों करोड़ की स्कीम चलाई जा रही है। जितने भी प्राइवेट संस्थान थे जो सच में विद्यार्थियों से पैसा लेके उनको स्किल सिखाते थे, बच्चे स्किल्ड होते थे, रोजगार भी करते थे, नौकरी भी करते थे, लेकिन आज वो सारे प्राइवेट संस्थान, चाहे वो कंप्यूटर संस्थान हो, चाहे वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी तरीके के संस्थान हो, उन पर ताला लग गया है। और सरकारी जो ये फंड दे के जो स्किल सेंटर चलाए जा रहे हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए काम हो रहा है। बच्चे सिर्फ इसलिए नामांकन कराते हैं कि उन्हें बस एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जबकि उन्हें ये पता है कि सर्टिफिकेट से नौकरी नहीं मिलती। लेकिन फिर भी एक माहौल बना दिया गया हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में कि सर्टिफिकेट पाना ही रोजगार की गारंटी लोग मान लेते हैं, नॉलेज की नहीं। तो मैं सरकार के मंशा पर भी सवाल उठाता हूं कि
अगर आपकी सच में मनसा है लोगों को स्किल्ड बनाने का, सच में मनसा है अगर आपको एजुकेशन व्यवस्था सुधारने का, तो ग्रास रूट लेवल पर कार्य करिए। नहीं तो आज जिस बारूद के ढेर पर आप बैठे हुए हैं और आप और उसमें बारूद भरते चले जा रहे हैं, यानी आप बारूद के ढेर को बारूद का पहाड़ बना रहे हैं, और किसी ना किसी दिन चाहे आपकी गलती हो या आपका दुर्भाग्य हो, उस बारूद के ढेर में आग लगेगी, आप भी जलेंगे और देश का वो तबका भी जलेगा जो देश को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता है। अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा बहुत एजुकेशन की। हम सब जानते हैं ये जो मुद्दा मैंने आप लोगों को बताया, जो कि स्टूडेंट का मुद्दा था, नीट का मुद्दा था, देश हित का मुद्दा था, मीडिया का मुद्दा था, सरकार की जवाबदेही का मुद्दा था, शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था में सुधार का मुद्दा था, स्किल का मुद्दा था। अब बात करते हैं थोड़ी लर्निंग की। हम सब जानते हैं कि आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। अगर देश राजतंत्र से चल रहा होता, देश तानाशाही से चल रहा होता, तो कब का आपका प्रोटेस्ट या तो दबाया जा चुका होता या फिर आंदोलन इतना उग्र हो चुका होता कि पूरा देश राख के ढेर में तब्दील हो जाता। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि दुनिया में कितने प्रकार के शासन व्यवस्थाएं हैं और किस शासन व्यवस्था को कौन चलाता है और उसको किस नाम से जाना जाता है। तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा, अभी तक हम लोगों ने जो सुना, वो एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा था, और अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो हमारी अंग्रेजी से जुड़ा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ था। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग देखिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या लिखा? फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर द डिफरेंट वेज इन विच अ कंट्री इज रूल्ड एंड पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? ये एक डिफरेंट तरीका होता है जिसमें अलग अलग देश अलग अलग तरीके से रूल किए जाते हैं, या वहां पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से होता है। राजतंत्र में राजा मालिक होता है, तानाशाही में तानाशाह मालिक होता है, प्रजातंत्र में प्रजा मालिक होती है, असली पावर प्रजा के हाथ में होती है। तो आइए हम सब देखते हैं। डेमोक्रेसी, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं लोकतंत्र, रूल बाय द पीपल, लोगों का राज, लोगों का तंत्र। पावर इज वेस्टेड इन द सिटीजन्स हु इलेक्ट देयर लीडर्स थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। शक्ति किसके हाथ में होती है? उन प्रतिनिधियों के हाथ में होती है जिसे जनता चुनती है। जैसे भारत में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के बाद आप चाहे पंचायत चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, आप चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वही प्रतिनिधि आपके देश की सरकार चलाते हैं, आपके देश को चलाने के लिए नीतियां बनाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हर 5 साल के बाद उन्हें दोबारा चुनाव लड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि असली शक्ति प्रजा के हाथ में निहित है, जो हर 5 साल के लिए वो अपने शक्ति को अपने प्रतिनिधियों को सौंपती है, उनको चुनती है और उनको अपने लिए नीति बनाने के लिए अधिकार देती है। जिसमें इंडिया, यूएसए, जर्मनी, जापान और कनाडा जैसे देश हैं जो कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी से चलते हैं। दूसरे नंबर पर है मोनार्की, जिसे हम लोग हिंदी में राजतंत्र कहते हैं। रूल बाय अ किंग और अ क्वीन, एक राजा एक रानी के द्वारा जो शासन प्रशासन चलाया जाता है उसे मोनार्की कहते हैं। द पोजीशन इज यूजुअली इनहेरिटेड विद इन अ फैमिली। राजतंत्र में हम चुन नहीं सकते हैं, क्योंकि जब राजा होता है आने वाली पीढ़ी में उसका बेटा या उसकी बेटी वही उसका उत्तराधिकारी होता है। सामान्यतः राजतंत्र में राजा का बेटा या राजा की बेटी ही उत्तराधिकारी होते हैं, और अगर बेटा बेटी न हो तो जिसको वो एडॉप्ट करे या जिसको वो अपना उत्तराधिकारी चुने वही उस देश का उत्तराधिकारी या उस राज्य का उत्तराधिकारी होता है। जैसे सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, जापान और जॉर्डन, ये वो देश हैं जहां पर मोनार्की है। हालांकि यूनाइटेड किंगडम में मोनार्की के साथ साथ डेमोक्रेसी भी है, दोनों व्यवस्थाएं साथ साथ चलती हैं पैरेलली, लेकिन वहां पर राजा भी होते हैं। अभी तक कुछ दिन पहले क्वीन एलिजाबेथ थी, अभी उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स हैं जो कि वहां के राजा हैं। तीसरा है डिक्टेटरशिप, जिसको हिंदी में तानाशाही कहते हैं। रूल बाय अ सिंगल पर्सन हु होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर विदाउट इफेक्टिव लिमिट्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथों में एब्सोल्यूट पावर, मतलब वो जो चाहे वो कर सकता है, मतलब उसका आदेश ही शासन है, और विदाउट इफेक्टिव लिमिट, उसके शासन की कोई सीमा नहीं है। वो असीमित शक्तियों का स्वामी होता है और वो जो चाहे वो आदेश दे, वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है। तो इस तरीके की व्यवस्था को हम लोग डिक्टेटरशिप कहते हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अगर हमारे देश में ये व्यवस्था होती तो क्या कोई आंदोलन सफल होता। हालांकि कई देशों में ऐसा माना गया है कि डिक्टेटरशिप कुछ मामलों में लोकतंत्र से बेहतर होता है, जहां पर डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी सबसे बेहतर अगर कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंपैरेटिवली माना जाए तो उसे हम लोग डेमोक्रेसी को ही मानते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ओलिगार्ची या ओलिगार्की, आप इसे जो भी उच्चारण करें इसका। रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ऑफन द रिच और पावरफुल। देखिए,
ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ये पूरे देश के लिए ही हो, ये एक क्षेत्र विशेष के लिए, एक शहर विशेष के लिए, एक संस्था, एक पार्टी विशेष के लिए भी हो सकता है। मान लीजिए कि हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी ऐसा दावा किया जाता है कि हमारे देश में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं, पॉलिसी मेकिंग में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, या यूं कहिए उनका बहुत बड़ा हस्तक्षेप होता है। वो लोग गवर्नमेंट बनाने के लिए अलग अलग पार्टियों को फंड देते हैं, और जब वो पार्टी चुनाव जीत जाती है तो उनके ऊपर यह दबाव होता है कि जो भी पॉलिसी बनाई जाए वो उन कंपनीज के मालिक या उन कंपनीज के हितों को देखते हुए बनाया जाए। तो इसका मतलब है कि अप्रत्यक्ष रूप से अगर या प्रत्यक्ष रूप से किसी देश में धनी लोग ही शासन चलाते हो या पॉलिसी मेकिंग में उनका बहुत बड़ा रोल हो, तो उसे आप ओलिगार्की या ओलिगार्ची कह सकते हैं। जैसे एंशिएंट स्पार्टा पुराना एक देश है, सम मॉडर्न कॉर्पोरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, अभी मैंने बताया संगठन में, नगर निकायों में, और पुराने कई देश हैं वहां पर भी धनी लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता था। थियोक्रेसी, देखिए आर्ची और क्रेसी ये दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं शासन तंत्र के लिए। थियोक्रेसी, थियो शब्द जब भी आता है तो समझ लीजिए इसका संबंध गॉड से है। थियोलॉजी, थियोक्रेसी, देखिए रूल बाय अ रिलीजियस लीडर, रूल बाय रिलीजियस लीडर्स हु गवर्न अकॉर्डिंग टू रिलीजियस लॉज, रिलीजियस लीडर्स के द्वारा रूल किया जाना। जैसे मान लीजिए किसी क्रिश्चियन कंट्रीज में जो पोप होते हैं या जो फादर होते हैं या जो चर्च के पदाधिकारी होते हैं, वो लोग या तो शासन करते हैं या शासन में उनका हस्तक्षेप होता है। बैठ जाइए। शासन में उनका हस्तक्षेप होता है, उन्हीं के द्वारा रूल बनाए जाते हैं, या फिर उनका प्रभाव होता है। तो डायरेक्टली चर्च के लोगों के द्वारा रूल किया जाना या फिर उनके प्रभाव से होकर किसी चीज को चलाना, हम लोग क्या कहते हैं, थियोक्रेसी। आप एक बात समझ लीजिए, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां के शासन तंत्र पर वहां के धार्मिक नेताओं का बहुत ज्यादा उनकी पकड़ होती है, या पहले के भी राजतंत्र में ऐसा देखा जाता था कि बिना धार्मिक नेताओं के सलाह मशवरे के या बिना उनके अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्णय जल्दी नहीं लिया जाता था। तो वेटिकन सिटी और ईरान, ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में ईरान के जो टॉप लीडर थे खामेनेई, जिनकी हत्या कर दी गई, या असैसिनेशन उनको कहिए, असैसिनेशन पॉलिटिकल मर्डर के लिए यूज किया जाने वाला शब्द है। तो वहां पर भी जो टॉप लीडर थे, चाहे वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, इसके बावजूद भी जो वहां के सुप्रीम लीडर थे वो वहां के धार्मिक गुरु ही थे। तो धार्मिक गुरुओं के द्वारा या धार्मिक नेताओं के द्वारा या धर्म से संबंधित लोगों के द्वारा अगर कोई शासन प्रशासन चलाया जाता है तो उसको थियोक्रेसी कहते हैं। अगला शब्द है रिपब्लिक। रिपब्लिक को हिंदी में कहते हैं गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है जैसे किसी देश में राजा होता है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया यूनाइटेड किंगडम में राजा होते हैं और प्लस वहां पर लोकतंत्र भी है। लेकिन एक ऐसा देश जहां पे लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के ऊपर भी एक इलेक्टेड पर्सन हो, जिसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, तो जहां पर इस तरीके की व्यवस्था हो, जहां पर देखिए आप देख सकते हैं, अ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी वेयर द हेड ऑफ अ स्टेट इज एन इलेक्टेड ऑफिशियल नॉट अ मोनार्क। मतलब एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें स्टेट यानी पूरे देश का जो हेड होता है वो एक इलेक्टेड पर्सन होता है, ना कि कोई राजा होता है। भारत में, यूएसए में, फ्रांस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में इस तरीके की व्यवस्था है कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो इलेक्टेड व्यक्ति हैं, ना कि वहां पे कोई राजा होते हैं। नेक्स्ट है क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टो जो शब्द है वो हमेशा चोरी से संबंधित किया जाता है, जैसे क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोफोबिया, जिसमें चोरी की सनक हो, चोरी का डर हो। तो क्लेप्टो शब्द जब भी आता है तो चोरी से संबंधित होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, रूल बाय करप्ट लीडर्स, ऐसे नेता जो करप्ट हों, चोर हों, पब्लिक के पैसे को एक तरीके से चुराते हों, who dishonestly use their power to steal wealth for personal gain। देखिए आज के डेट में अगर देखा जाए तो हमारे देश में भी कुछ इस तरीके की स्थिति है। हमारे देश में भी कुछ इस तरीके की स्थिति है, खास करके पंचायतों और नगर निकायों में देखा जाए तो टैक्स तो आम आदमी से लिया जाता है, रोड बनाने के लिए, सफाई के नाम पे, बहुत सारी चीजों के नाम पे। लेकिन जब सड़क बनानी हो तो 100 रुपए की सड़क को 80 रुपए में ठेका दिया जाता है और 30 से 40 रुपए कमीशन में चले जाते हैं, और 30 से 40 रुपए में से बाकी 10-20 रुपए ठेकेदार अपने जेब में रखता है। यानी 100 रुपए अगर सड़क की बजट है तो 40 रुपए सड़क पर खर्च होता है, बाकी 60 रुपए नेताओं अधिकारियों की जेब में चला जाता है। बैठ जाइए, वहीं पे बैठ जाइए। तो इस तरीके के शासन तंत्र को हम लोग क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं। सम रेजिम्स इन अफ्रीका, फॉर्मर लीडर्स ऑफ सर्टेन कंट्रीज करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम है
वो काफी धीरे 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 इसी ओर चला जा रहा है, जहां पर नेता सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ते हैं क्योंकि उनका मकसद होता है कि वो अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इतना धन जमा कर लें कि उन्हें कमाने की जरूरत ना हो। हमारे देश में पॉलिटिक्स एक प्रकार का व्यवसाय है और जिसका सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद होता है करप्शन करना। हमारे देश के पुराने जितने भी लीडर्स थे वो ईमानदार थे और देश को काफी आगे लेकर आए, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स और पूंजीपति लोग घुसते चले गए और क्रिमिनल्स और इन पूंजीपति लोगों के घुसने के चलते आम जनता डर के मारे कुछ नहीं बोलती है और करप्शन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी रूल बाय द वेल्दी, धनी लोगों के द्वारा, फ्यू कुछ लोगों के द्वारा। पावर इज इन द हैंड्स ऑफ दोज हु हैव ग्रेट इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ये भी ओलिगार्की का ही एक रूप आप समझ सकते हैं। किसी भी देश या किसी भी संगठन या किसी भी संस्था में जो सबसे धनी लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा अगर रूल किया जाए, उन्हीं के द्वारा शासन चला जाए, उन्हीं के द्वारा पॉलिसी बनाई जाए या हर पॉलिसी मेकिंग में अगर उनका इंटरफेरेंस हो तो आप उनको प्लूटोक्रेसी कह सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है गिल्डेड एज अमेरिका, जब गिल्ड का शासन हुआ करता था, जो व्यापार व्यवसाय में उनका इंटरफेरेंस हुआ करता था, रूल रेगुलेशन बनाए जाते थे। सम मॉडर्न सोसाइटीज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिग वेल्थ। आप समझ रहे हैं, कुछ मॉडर्न सोसाइटीज बनाई जाते हैं जिसमें ज्यादा धनी लोगों के द्वारा ही ये सारी चीजें चलाई जाती हैं, उसे हम लोग प्लूटोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट है टीमोक्रेसी, रूल्ड बाय दोज विथ ऑनर एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। ऐसे लोगों के द्वारा शासन जिनके पास मान सम्मान हो, उनके पास मिलिट्री की ताकत हो। लीडर्स आर चूजन फॉर देयर करेज एंड डिसिप्लिन। और वहां पर लीडर कैसे चुने जाते हैं? अपने साहस के बलबूते और अपने डिसिप्लिन के चलते। जैसे मान लीजिए कोई मिलिट्री पावर है, उस मिलिट्री पावर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां का शासन वहां के मिलिट्री पावर होल्ड करती है, वहां के सेना के जो अध्यक्ष होते हैं, जो सेना के बड़े अधिकारी होते हैं, वो चलाते हैं। और उन्हें चुना कैसे जाता है? उन्हें चुना जाता है उनकी ताकत, उनकी डिसिप्लिन और उनका जो प्रभाव है उसके बलबूते। जैसे स्पार्टन सोसाइटी एंशिएंट ग्रीस में होता था, जो लोग भी सेनापति चुने जाते थे, जो लोग सेनापति मजबूत सेनापति होते थे या जो मजबूत सैनिक होते थे, उन्हें वहां का हेड चुना जाता था। मिलिट्री डोमिनेटेड रीजन्स, ऐसे देश या ऐसे राज्य जहां पर मिलिट्री का डोमिनेंस होता है, उसको हम लोग टीमोक्रेसी कहते हैं। जेरंटोक्रेसी, जेरंटो शब्द हमेशा ओल्ड एज लोगों के लिए यूज किया जाता है। जो ओल्ड एज लोग होते हैं, एल्डरली पीपल होते हैं, जो अपने डिसीजंस लेते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में जो सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्हीं की बातें सुनी जाती हैं, उन्हीं की बात मानी जाती है। तो उनको अगर उनका शासन चलता है या यूं कहिए उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियम कानून से आप लोग चलते हैं, तो इस व्यवस्था को हम लोग जेरंटोक्रेसी कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पूरे देश को ही बूढ़े लोग चला रहे हो। एक परिवार, एक समुदाय, एक गांव, एक संगठन को भी अगर कोई ओल्ड एज लोग चला रहे हैं तो उसको जेरंटोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट है मोबोक्रेसी। ये जो शब्द है, इसी शब्द को मैं सबसे ज्यादा फोकस करना चाहता था इस नीट पेपर लीक के मामले में। आपने देखा होगा कई पत्रकारों को भी मारा गया, कई टीवी एंकर्स को मारा गया, कई पुलिस वालों को मारा गया। आप एक बात समझिए, मॉब का मतलब होता है भीड़। जब कोई निर्णय भीड़ लेती है, जब वहां पर कोई व्यक्ति लीड करने वाला नहीं होता, भीड़ जिस तरफ चल देती है लोग उसी तरफ चल देते हैं। भीड़ हल्ला करती है तो सब हल्ला करते हैं, भीड़ किसी को मारती है तो सब मारते हैं। इसका मतलब यह है कि वहां पर भीड़ का शासन है। तो जब लोग इकट्ठा होकर भीड़ के रूप में शासन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मोबोक्रेसी। देखिए लिखा भी है, रूल बाय एन अनऑर्गेनाइज्ड इंपल्सिव क्राउड, डिसीजंस आर ड्रिवन बाय इमोशंस नॉट रीजन और लॉज। ऐसा शासन जो अनऑर्गेनाइज्ड हो, इंपल्सिव क्राउड के द्वारा, मतलब एकदम से इंपल्स हो गया, एकदम से उत्तेजित भीड़ हो गई और उसने तोड़फोड़ कर दिया। डिसीजन जो है इमोशन पर लिया जाता है, ना कि रीजन और लॉज पर लिया जाता है। तो ऐसे शासन को या यूं कहिए इस तरीके की व्यवस्था जिसमें भीड़ निर्णय लेती है उसे मोबोक्रेसी कहते हैं। लिंच मॉब वायलेंस, अब देखते हैं मॉब लिंचिंग, भीड़ जुट जाती है, किसी को पकड़ती है, मार पीट पीट के मार देती है। राइट्स एंड क्राउड अपराइजिंग, अक्सर आप देखते होंगे दंगे फसाद हो जाते हैं, भीड़ पूरी तरीके से उत्तेजित हो जाती है और घरों को जला देती है, गाड़ियों को जला देती है, तोड़फोड़ कर देती है। ऑनलाइन मॉब, कैंसिल कल्चर, ऑनलाइन भी आजकल इस तरीके की चल रहा है, जो युवा एक तरफ लाइक तो लाइक, डिसलाइक तो डिसलाइक, गाली तो गाली, कमेंट तो कमेंट। देखिए क्या है, थेमिस्टोक्रेसी, थेमिस्टोक्रेसी, रूल बाय लॉ, द लॉज आर सुप्रीम एंड सप्लाई इक्वली टू रूलर्स एंड सिटीजन्स। जहां कानून का राज हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, थेमिस्टोक्रेसी, रूल बाय लॉ।
यानी कानून बना के शासन चलाया जाता है। हर चीज के लिए कानून है और कानून से बढ़कर कोई नहीं है, चाहे वहां के रूलर हो चाहे वहां का सिटीजन हो, सबके ऊपर कानून बराबर लागू होता है। ये डेमोक्रेसी का भी एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। तो थेमिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ऐसे देश जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे नियम कानून बताए गए हैं, और हमारे देश की जो संसद व्यवस्था है वो उन कानूनों को आवश्यकता पड़ने पर संशोधित करती है, उनमें कुछ जोड़ती है, उनमें से कुछ हटाती है, और आम जनता के कंसर्न से कानून बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज, मॉडर्न लीगल सिस्टम्स। मॉडर्न लीगल सिस्टम का मतलब जैसे हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वहां पर भी कानून व्यवस्था चलती है, हमारे यहाँ हर डिपार्टमेंट वहां के लिए कानून है और उस कानून से वो चीजें चलाई जाती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं थेमिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? रूल बाय नोबिलिटी। जब किसी संस्था, किसी शहर, किसी गांव, किसी देश, किसी राज्य के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो नोबेल लोग हैं, जो वहां के ज्यादा माननीय सम्मानीय लोग हैं, अगर वो वहां के सारे पावर को होल्ड करते हैं तो उसको हम लोग एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। पावर इज हेल्ड बाय अ प्रिविलेज्ड क्लास बेस्ड ऑन बर्थ, वेल्थ और सोशल रैंक। पहले मेडिएवल यूरोप में इस तरीके की व्यवस्था थी कि राजाओं के अलावा, जो वहां राजा होते थे, राजाओं के अलावा वहां की जो नोबिलिटी थी, जो वहां का उच्च वर्ग था, वो उसे जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस दिए गए थे, उनके पास जमीन, धन और बहुत सारी सुविधाएं थी, वो लोग मिलकर शासन चलाते थे। जैसे एंशिएंट ग्रीस में, मेडिएवल यूरोप में और फ्यूडल जापान में इसका उदाहरण है, वहां इस तरीके की व्यवस्था हुआ करती थी। मेरिटोक्रेसी, जहां पे मेरिटोरियस लोग शासन चलाते हैं, जैसे बड़ी कंपनी होगी वहां पे जो मेरिटोरियस लोग होते हैं हमेशा उनकी बातें सुनी जाती है, पॉलिसी मेकिंग वही करते हैं। रूल बाय द मोस्ट क्वालिफाइड एंड कैपेबल इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन मेरिट एंड टैलेंट। जिस जगह पर मेरिटोरियस लोगों का शासन चलता है, जो सबसे ज्यादा मेरिटोरियस होता है, जो सबसे ज्यादा काबिल और क्वालिफाइड होता है, वही वहां के शासन को चलाता है, उसे हम लोग मेरिटोक्रेसी कहते हैं। जैसा सिंगापुर में, चाइना में, मॉडर्न कॉर्पोरेशंस में इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिलती है। एनार्की, एनार्की का मतलब क्या होता है? अराजकता, जहां पे कोई राज करने वाला नहीं है, कोई शासन चलाने वाला नहीं है। एक ऐसी व्यवस्था, जैसे किसी देश का राजा मर गया, किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मर गया, कुछ ऐसी स्थिति होगी कि वहां पर कुछ समय के लिए कोई राज चलाने वाला नहीं हो, जिसको जो मर्जी है वो कर रहा है, ना पुलिस का डर है, ना मिलिट्री का डर है, जो इसको जो मर्जी है वो कर रहा है, उस स्थिति को हम लोग एनार्की कहते हैं, अराजकता। नो सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट, सोसाइटी इज रन बाय इंडिविजुअल्स और अ स्मॉल ग्रुप विदाउट रूलर्स। यानी कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, जो सोसाइटी है या जो लोग हैं वो अपने मन से सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो छोटा ग्रुप उसको चला रहा है, लेकिन कोई रूलर नहीं है। जैसे स्टेटलेस सोसाइटीज, सर्टेन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, फेल्ड स्टेट्स। दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर कोई रूल नहीं करता है, वहां पे जिसको जो मर्जी है वो करता है, इसी को कहते हैं एनार्की। कन्फेडरेशन क्या होता है? कन्फेडरेशन का मतलब होता है अ यूनियन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, अलग अलग स्वतंत्र राज्यों का संगठन, दैट वर्क टुगेदर फॉर कॉमन गोल्स, जिनका गोल कॉमन हो, जिनका लक्ष्य कॉमन हो और वो लोग मिलकर उस चीज को करते हैं, बट रिटेन देयर सोवरेनिटी। जैसे आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में यूरोप के बहुत सारे देश हैं, जिन देशों का अपना अपना शासन तंत्र है, लेकिन वो मिलके पूरे यूरोप के लिए पॉलिसी बनाते हैं, जिससे उनका एक दूसरे का फायदा होता है। कॉमन गोल, व्यापार से लेकर व्यवसाय, सुरक्षा, हर चीज में उनका एक दूसरे के साथ जुड़ाव है। वो इंडिपेंडेंट देश होने के बावजूद भी एक कॉमन ग्रुप बना के अपना काम करते हैं, जिसे हम लोग यूरोपियन यूनियन कहते हैं, और इस तरीके की व्यवस्था को हम लोग कन्फेडरेशन कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इसके उदाहरण है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी क्या है? इसको कहते हैं अफसरशाही। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो हर 5 साल पे बदल जाते हैं। तो क्या ये जो IAS, IPS या जितने भी प्रकार के हमारे कर्मचारी हैं सरकारी, क्या ये भी बदल जाएंगे? नहीं, ये ज्यों कहते हो रहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम यही चलाते हैं। तो अफसरशाही, जहां पे अफसरों का शासन हो, जहां पे अफसर पॉलिसी बनाते हो, या जहां अफसरों का रूल हो, उसे हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। यहाँ लिखा भी है, देख लीजिए, रूल बाय अनइलेक्टेड ऑफिशियल, जिन्हें हम नहीं चुनते हैं, जो परीक्षा के माध्यम से इलेक्ट किए जाते हैं। हु मैनेजेस द सिस्टम थ्रू रूल्स, प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस, जो लोग सिस्टम को मैनेज करते हैं। यानी अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ 2 प्रकार की व्यवस्था है, एक इलेक्टेड और एक सेलेक्टेड। इलेक्टेड लोग, जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स आ जाते हैं, और सेलेक्टेड लोग जो कि एग्जाम के माध्यम से सेलेक्ट होते हैं, जिसमें सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ये सारे होते हैं, IAS, IPS, ये सारे लोग होते हैं। ये सारे लोग सेलेक्टेड होते हैं, जो परीक्षा में चुन के आते हैं, और यही लोग सारी व्यवस्थाओं को मैनेज करते हैं। इसको हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। टेक्नोक्रेसी, जहां पर रूल जो होता है वो साइंस एक्सपर्ट या इंजीनियर्स या टेक्नोलॉजी के जानकारों के द्वारा चलाया जाता है। कोई ऐसी जगह जहां पर टेक्नोलॉजी
से संबंधित कार्य होते हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ही वहाँ के सारे रूल रेगुलेशन बनाते हैं, उसको चलाते हैं। उसको हम लोग मॉडर्न और जो एसोसिएशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग प्रकार के शासन व्यवस्था को समझा। मैंने क्लास के दौरान आप लोगों को और मेरे कुछ स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें बताई। और अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आज हमारा मुद्दा दो था, एक नीट पेपर लीक में जो व्यवस्था हुई उसके बारे में जानकारी करना, और दूसरा कि अलग अलग देशों में कैसी शासन व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं, इस शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, और जो कुछ भी नीट पेपर लीक के दौरान हिंसा हुई अगर उसको हम देखें तो वो एक प्रकार का मोबोक्रेसी था, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे देश में है जिसके चलते आपको अधिकार मिला कि आपने प्रोटेस्ट किया, लेकिन भीड़ ने जो गड़बड़ की, सब लोगों ने तो नहीं किया लेकिन भीड़ ने जो गड़बड़ की, कहीं ना कहीं वो मोबोक्रेसी का एक उदाहरण है। हमारे देश में मेरिटोरियस लोग हैं, हमारे देश में भी मेरिटोक्रेसी हो सकती है, उसमें से बहुत सारे लोग ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे भविष्य में, तो ब्यूरोक्रेसी हो सकती है। हमारे देश में एनार्की नहीं होनी चाहिए, हमारे देश में डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, हमारे देश में कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों को प्रण लेना होगा कि हमारे देश के युवा किसी भी प्रकार से किसी अराजक तत्व या किसी असामाजिक सोच रखने वाले किसी संस्था, किसी संगठन या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे और अपने देश को बांग्लादेश और नेपाल नहीं बनने देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।